हेलो दोस्तों, उदित क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र के बारे में अपन ने पढ़ा कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा। कौन कौन से? आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियाँ। क्या? सहायक पाचक ग्रंथियाँ। आहार नाल को अपन ने अलग अलग भागों में बांटा। इसकी लंबाई थी वो लगभग 9 मीटर और फिट में उसकी लगभग 33 फीट लंबी होती है। आहार नाल का जो प्रारंभिक भाग होता है उसको मुख्य गुहिका कहते हैं, मुख्य गुहिका। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं तो मुख्य गुहिका के बाद में ग्रसनी। ग्रसनी को 3 भागों में बांटा था, नासा ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। उसके बाद अपन आगे बढ़े थे तो अपन ने पढ़ा था ग्रासनाल। ग्रासनाल के आगे अपन ने पढ़ा आमाशय। और आमाशय बाद में अपन ने पढ़ा था आंत। और फिर आंत को अपन ने 2 भागों में बांटा, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत को फिर अपन ने 3 भागों में बांटा, ग्रहणी, अग्र क्षुधांत्र और क्षुधांत्र। फिर बड़ी आंत उसको 3 भागों में बांटा। पहला जो प्रारंभिक भाग था सिकम, अंधनाल, उंडुक बोलते हैं। और फिर उसके बाद में वृद्धांत्र और लास्ट में मलाशय। और इसका जो अंतिम भाग होता है उसको कहते हैं गुद्दा। आहार नाल का प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है? मुख। और अंतिम भाग क्या कहलाता है? गुद्दा। ये एक पेशीय नलिका होती है, इसमें भोजन क्रमाकुंजन गति के कारण आगे बढ़ता रहता है। सहायक पाचक ग्रंथियों में अपन ने पढ़ा था, पहला पढ़ा था मुख्य गुहिका में लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती है, एक कर्णपूर्व लार ग्रंथि, फिर अपन ने पढ़ा अधोजीवा ग्रंथि, फिर पढ़ा था अपन ने अधोजंब लार ग्रंथि और उनके बारे में अपन ने चर्चा की। फिर अपन ने उसके बारे में लार, इनके द्वारा जो स्त्रावित होती है, स्त्रावित होने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? लार। लार में 99% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और पाचक एंजाइम टाइलिन, लाइसोजाइम, HCO3, Na+, Cl- आदि आयन से पाए जाते हैं, मात्र 1% भारत में। अब अपन आज पढ़ेंगे किसके बारे में? मुख्य गुहिका के बारे में पढ़ा था अपन ने, दांत की संरचना पढ़ी थी, दांत के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने तालु पढ़ा और जीवा के बारे में पढ़ा। अब आज अपन पढ़ेंगे पाचन। कहाँ पर? मुख्य गुहिका में पाचन। तो उससे पहले आपको थोड़ा सा एक बात का नॉलेज रहना है कि पाचन जो पाचन की जो क्रिया विधि होती है वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में इसमें कितने प्रोसेस होते हैं। तो पहले भोजन क्या किया जाता है? अंदर ग्रहण किया जाता है, इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण। फिर उसके बाद में भोजन का क्या होता है? पाचन होता है हमारे शरीर में। फिर जो पचित भोजन है उनको क्या किया जाता है? अवशोषित कर कोशिकाओं तक पहुंचा जाता है, उसको बोलते हैं अवशोषण। और अवशोषित भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगीकरण। और जो अपचित भोजन होता है, वेस्टेज होता है, उसको मल के रूप में निष्कासित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं बहिक्षेपण। तो दोस्तों अपन पाचन के बारे में पढ़ेंगे। पाचन में अपन क्रियाविधि को कितने चरणों में बांट सकते हैं? 5 में। पहला अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को मुंह में या मुख्य गुहिका में लेना। अब क्या होता है उसको अंतर्ग्रहण में क्या होता है? भोजन को अंदर लेते हैं और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। आप जैसे अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया होती है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, किसको? भोजन को। अब ये भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो इसमें देखो दांतों के द्वारा इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और जीवा के द्वारा, किसके द्वारा? जीवा के द्वारा इसमें क्या मिला दी जाती है? लार। मुख्य गुहिका में जो लार ग्रंथियां होती है लार स्त्रावित करती है। अब देखो ये जो लार और छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो एक ही लड्डू नुमा संरचना बना लेते हैं और मुख्य गुहिका में इस लड्डू नुमा संरचना को बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। यानी कि आपसे कहा जाए कि मुख्य गुहिका में, क्वेश्चन आए, मुख्य गुहिका में भोजन को क्या कहते हैं? भोजन को क्या कहते हैं? भोजन को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? भोजन को बोलस कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों, जब भोजन को चबा कर छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है उसमें क्या मिला दी जाती है? लार। लार किसी और जीवा के द्वारा मिलाई जाती है। तो इस प्रकार की जो भोजन है लड्डू नुमा संरचना बन जाता है, उस लड्डू नुमा संरचना को क्या बोलते हैं? बोलस। तो आपको पूछा जाए बोलस क्या होता है? तो बोलस होता है कि भोजन को चबाने के बाद
भोजन को दांतों के द्वारा चबाने के बाद की अवस्था क्या कहलाती है? बोलस कहलाता है। फिर आता है पाचन की क्रिया। देखो हमारे शरीर में या हमारे पाचन तंत्र में जो पाचन की क्रिया है वो हमारी मुख्य गुहिका से प्रारंभ हो जाती है। पाचन का मतलब क्या होता है मैंने पहली कक्षा में बता दिया था, आज थोड़ा सा और हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। देखो इधर पाचन का अर्थ होता है कि जो हम भोजन के रूप में जटिल अणु लेते हैं, क्या लेते हैं? जटिल अणु लेते हैं। ये जटिल अणु क्या होते हैं? एंजाइमों की उपस्थिति में, किनकी उपस्थिति में? एंजाइमों की उपस्थिति में सरल अणुओं में क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो जटिल अणु सरल अणुओं में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। ये क्रिया होती क्योंकि जो अपन जटिल अणु भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं इनसे सीधे क्या प्राप्त नहीं कर सकते? ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। क्या प्राप्त नहीं कर सकते? ऊर्जा प्राप्त नहीं। जब ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? इनको छोटे छोटे रूप में तोड़ा जाता है और अब इन सरल अणुओं के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो जाती है? ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है? ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो पाचन किसे कहते हैं? कि जो पोषक तत्व अपन लेते हैं वो जटिल अणुओं के रूप में होते हैं, इनको सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जो जटिल अणु उनसे डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन सरल अणुओं से क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। फिर उसके बाद में अपन तीसरा पॉइंट लेते हैं अवशोषण। अवशोषण का क्या हुआ कि जो सरल अणु प्राप्त हुए अपन को, जो सरल अणु प्राप्त हुए इन सरल अणुओं को कोशिकाओं तक पहुंचाने का प्रोसेस होता है। हाँ, कोशिकाओं तक पहुंचाने का प्रोसेस होता है। देखो हमारी जो आंत होती है उसमें इस प्रकार की संरचना होती है। यहाँ पर रक्त नलिकाएं और लसिका वाहिनियां होती है। ये इस पचित भोजन को रक्त के द्वारा किसके द्वारा? रक्त और लसिका के द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है? कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, जो पचित भोजन कोशिका के अंदर आता है इन कोशिकाओं में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया, इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होगा। जैसे मान लो ये C6H12O6 है, इसका ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? क्रिया, तो हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। तो ये जो ऊर्जा है यानी कि ऊर्जा स्थल, ऊर्जा प्राप्त करने वाले स्थल तक पहुंचाने का जो पचित भोजन को कहाँ? कोशिकाओं तक पहुंचाना और उनसे क्या प्राप्त करना? ऊर्जा प्राप्त करना। ये कहलाता है स्वांगीकरण। और ये जो क्रिया होती है इस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। क्या कहते हैं? श्वसन। तो स्वांगीकरण। बहिक्षेपण होता है जो वेस्टेज बचता है, जो वेस्टेज होता है जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होता है, उस वेस्टेज को मल के रूप में बाहर निकालने के जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बही। बही का मतलब बाहर, क्षेपित यानी निकालना। तो ये प्रोसेस 5 चरणों में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, पाचन के चरण निम्न क्रम होगा। पाचन क्रिया का निम्न चरण होगा। तो आपको पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, यहाँ पर ये भी आ सकता है मल। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होगी तो आपको एक क्रम याद रखना है, पहले अंतःग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण या मल। तो ये प्रोसेस होता है पाचन की। तो आज अपन साथ का साथ मुख गुहिका में किस प्रकार पाचन, अपन अंगों के बारे में भी चर्चा करते जाएंगे और जहाँ पर भोजन का पाचन था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब अपन पढ़ेंगे मुख्य गुहिका में भोजन का पाचन। क्या पढ़ेंगे? मुख्य गुहिका में पाचन। अपन ने कल पढ़ा था कि मुख्य गुहिका में क्या पाया जाता है? लार पाया जाता है और लार में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। देखो लार होता है, लार में पाए जाने वाले पाचक एंजाइम है लाइसोजाइम, टाइलिन, ठीक है, और HCO3- Na+- Cl- आदि आयंस पाए जाते हैं। अब देखो इनके कार्य अपन देखते हैं। हमारे शरीर में देखो
क्या होता है, जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम क्या होता है, भोजन के साथ सूक्ष्म कण आते हैं, हानिकारक जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं, उनको क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को क्या कर देता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये इसका कार्य हो गया। ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या कर देता है, आंशिक पाचन करता है। क्या करता है, पाचन करता है। और ये जो देखो, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं तो ये इसको इससे क्रिया करके क्या बना देते हैं, उदासीन बना देते हैं। तो ये लार में पाए जाने वाले पदार्थ की क्रिया है। अब आपको पूछा जाए कि मुख्य गुहिका में किसका पाचन होता है, या क्वेश्चन आता है, देखो ये आ गया आपके। अब आपके क्वेश्चन आता है कि पाचन की क्रिया में सर्वप्रथम कौन से पोषक तत्व का पाचन होता है। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पाचन की क्रिया में सर्वप्रथम कौन से पोषक तत्वों का पाचन होता है। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट टाइलिन की उपस्थिति में, मैंने कल आपको पीएच बताया था, पीएच लिखना, पीएच होता है 6.8। कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, आंशिक पाचन होता है। मुख्य गुहिका में क्या होता है, आंशिक पाचन। क्या होता है, आंशिक पाचन। ये पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड। और जैसे इनका पाचन होगा तो ये क्या होगा, डाइसेकेराइड में बदल जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं माल्टोज। माल्टोज ये क्या है, डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड। आगे बात यहाँ तक। तो आंशिक पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, आंशिक पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, आंशिक पाचन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो मुख्य गुहिका में पाचन अपन ने यहाँ पर पढ़ा किसका, माल्टोज में चेंज हो गया। पूछा जाता है, देखो ये सर्वप्रथम कौन से पोषक तत्व का पाचन होता है, तो आप बताओगे माल्टोज का। सर्वप्रथम पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो कहाँ होती है, मुख्य गुहिका में। कहाँ पर होती है, मुख्य गुहिका में। तो ये माल्टोज में चेंज हो जाएगा। अपन यहाँ पर ये अपन ने पढ़ लिया मुख्य गुहिका। अब उसके बाद अपन चर्चा करते हैं, मुख्य गुहिका हो गया, उसके बाद अपन पढ़ेंगे ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रसनी जिसको फेंग्स बोलते हैं। ग्रसनी को अपन ने पढ़ा था, 3 भागों में बांटा था। पहला पढ़ा था नासा ग्रसनी, नेजोफेरिंग्स। और नासा ग्रसनी में क्या होता है, अंत नासा छिद्र खुलते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन ने चर्चा की थी कि उसकी मुख्य ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी में अपन ने देखा था कि इसमें मुख्य गुहिका, मुख्य गुहिका खुलती है। फिर अपन ने तीसरे बात देखा था, वो देखा था अपन ने कौन सा, कंठग्रसनी। कंठग्रसनी, कंठग्रसनी भाग में 2 प्रकार के छिद्र होते हैं। साहब देखो 2 प्रकार क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। कितने, 2 प्रकार के। देखो एक छिद्र होता है उसको बोलते हैं घाटी द्वार। क्या होता है, घाटी द्वार, जिसको बोलते हैं ग्लोटिस। ग्लोटिस। और ये घाटी द्वार है, इसको दूसरा नाम क्या जाना जाता है, श्वसन मार्ग। और इस घाटी द्वार पर एक ढक्कन पाया जाता है। इस ढक्कन का नाम होता है एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस को कहते हैं ट्रैफिक पुलिस। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस। देखिए थोड़ा सा चीज समझना, जो अपने आगे की तरफ होता है इसको बोलते हैं श्वास नल। क्या बोलते हैं, श्वास मार्ग। क्या बोलते हैं, घाटी द्वार या श्वास मार्ग, श्वसन मार्ग। ये इस प्रकार की व्यवस्थित होती है। देखिए ये आगे वाला जो पाइप होता है ये श्वास नली होता है, इसके पीछे जस्ट क्या होता है, क्या होता है, निगल द्वार। क्या होता है, निगल द्वार। अब निगल द्वार इसको बोलते हैं,
ग्लट क्या बोलते हैं इसको, गलट, ये ग्लोटिस। अब देखो ये होता है, इसको बोलते हैं भोजन मार्ग। देखो भोजन मार्ग होता है, ये भोजन मार्ग आगे जाकर जुड़ता है किससे, ग्रास नाल से। किससे जुड़ता है, ग्रास नाल से। किससे जुड़ेगा, ग्रास नाल से। तो अब देखो इधर, अब ये जो एपिग्लोटिस होता है, जब अपन देखो इस प्रकार ये होता है, ये पाइप होती है इस प्रकार, ये आगे का क्या है, श्वसन मार्ग। क्या है, श्वसन मार्ग। इसके ऊपर एक उपास्थिक की एक झिल्ली पाई जाती है इस प्रकार की। अब क्या होगा, जैसे भोजन आएगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो भोजन कहाँ चला जाएगा, भोजन मार्ग में चला जाएगा। अपन ये भोजन है, भोजन मार्ग में। यदि ये हट जाता है, जब अपन सांस लेते हैं ये ओपन हो जाता है, तो हवा किधर चले जाती है, इस तरफ हवा चली जाती है। और जैसे भोजन करते हैं तो एक बंद हो जाता है। तो ये क्या, ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, एक इधर से आना है, एक इधर से आना, रास्ता बताता है। उसी प्रकार ये क्या होता है, मार्ग का क्या करता है, निर्धारण करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। निगल द्वार, अब अपन निगल द्वार के बारे में, निगल द्वार आगे किस में खुलता है, ग्रास नाल में। तो ये ग्रसनी के बारे में बात हो गई। ग्रसनी में किसी प्रकार का भोजन का क्या नहीं होता है, पाचन नहीं होता है। ये केवल एक मार्ग प्रदान करने वाला भाग होता है। उसके बाद में अपन पढ़े ग्रास नाल। ग्रास नाल कह सकते हो, ग्रसिका कह सकते हो। क्या कह सकते हो, ग्रसिका। इसको बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं, इसोफेगस। अब ग्रास नाल होता है, ये 25 सेंटीमीटर एक लंबी नलिका होती है। इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, पाचन नहीं होता है। और तीसरे इसमें कर्माकुंचन गति होती है, जिसके कारण भोजन क्या होता है, मुख गुहिका से आमाशय की ओर वृद्धि बढ़ता है। तो ये इसके 3 पॉइंट थे। इसकी लंबाई, इसमें कोई पाचन नहीं होता है, इसमें कर्माकुंचन गति होती है, जिससे भोजन आगे की ओर बढ़ता रहता है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट अपन पढ़ेंगे आमाशय, स्टोमक, उदर बोलते हैं जिसको, हिंदी में उदर, आमाशय साइंस में, और इंग्लिश में स्टोमक बोलते हैं। तो अब आमाशय के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में, आमाशय के बारे में। आमाशय, उसके लिए अपन एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, जिसमें अपन इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, जिसको अपन अच्छी तरीके से क्या है, डिटेल से समझ पाए। अब देखो ये आमाशय, इसमें देखो ये एक पार्ट यहाँ पर अवरोधनी होती है, मार्ग एक यहाँ पर होती है। ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं फंडस कार्डियक भाग। ये इसका 80% भाग बनाता है। इसको बॉडी भी बोलते हैं, काय भी बोलते हैं, जो भी। ये ऊपर वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं, सॉरी, फंडिक भाग, बॉडी फंडस पार्ट। ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं कार्डियक भाग। कौन सा भाग, कार्डियक भाग। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। यानी आमाशय को 3 भागों में बांटा है, कार्डियक भाग, फंडस भाग और पाइलोरिक भाग। ये दोनों मिलकर कितना बनाते हैं, 20%। ये दोनों मिलकर कितना 20% भाग बनाते हैं। ये वाला जो संरचना है इसको बोलते हैं जठर निर्गम अवरोधनी, और इसको बोलेंगे जठरागम अवरोधनी। इसकी जो आकृति होती है, इससे देखो इसकी आकृति होती है अंग्रेजी के जे या थैलेनुमा संरचना होती है। क्या होती है, थैलेनुमा संरचना होती है। अब देखो इधर ये जो दोनों है, ये क्या करती है, ये जो अवरोधनी होती है, ये वाली जो अवरोधनी होती है, जठरागम अवरोधनी और जठरानिगम अवरोधनी, ये कपाट की तरह कार्य करती है। ये भोजन को अंदर तो आने देती है ऊपर वाली, लेकिन वापस जाने नहीं देती। ये बाहर तो जाने देती है, लेकिन अंदर वापस नहीं आने देती। इससे भोजन का एक निश्चित फ्लो चलता रहे। उसके बाद अपन बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और इस भाग में एक ग्रंथि अपन ने पढ़ी थी, कौन सी, जठरीय ग्रंथि पाई जाती है। क्या कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठरीय ग्रंथि पाई जाती है। और जठरीय ग्रंथि होती है, उसमें विभिन्न प्रकार की क्या होता है, विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। वो सभी मिलकर एक रस स्रावित करती है, जिसको बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं, जठर रस।
जठर रस। आप देखो, आपको थोड़ा सा बात बता देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है रस, एक आपने पढ़ा होगा एंजाइम और एक पढ़ा होगा आपने हार्मोन। ये तीन बातें आपको कंफ्यूज होंगी, क्या रस होता है, क्या एंजाइम होता है, क्या हार्मोन होता है, इनके बारे में। उससे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ग्रंथि, ग्रंथि किसे कहते हैं, क्या ग्रंथि किसे कहते हैं। तो ग्रंथि किसे कहते हैं, हमारे शरीर की वे ऊतक या कोशिका या अंग जो स्त्रावण का कार्य करते हो। किसका, स्त्रावण का, तरल पदार्थ, तरल स्त्रावण करते हो। इस प्रकार के अंग या ऊतक या कोशिकाएं क्या कहलाती है, ग्रंथियां कहलाती है। ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक होती है बहिस्त्रावी ग्रंथि, बहिस्त्रावी ग्रंथियां, एक होता है अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। ये जो बहिस्त्रावी ग्रंथियां ये नलिकाओं में बहती है और अंतःस्त्रावी होती है डायरेक्ट इसमें ब्लड में, रक्त में बहती है, यानी नलिकाएं नहीं पाई जाती है। बहिस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम और रस स्रावित होते हैं। क्या होते हैं, रस स्रावित। एंजाइम होते हैं वो विघटन प्रगति के होते हैं, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। रस होते हैं ये बहुत सारे एंजाइमों और पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। और इस प्रकार का जो मिश्रण होता है, तरल मिश्रण, उसको क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं या जूस बोलते हैं। जैसे आपने पपीता का जूस पीते हो, पपीता में क्या तो पानी भी होता है, चीनी भी होती है, दूध भी होता है, ये सब कुछ मिक्स किया तो बहुत सारे पदार्थ जब मिक्स में होते हैं तो उसको रस बोलते हैं। केवल अकेला तरल पदार्थ तथा विशेष पदार्थ होता है वो एंजाइम कहलाता है। और अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाला जो पदार्थ होता है उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया कि आमाशय की आकृति और अंग्रेजी जे आकृति थैलीनुमा होती है। इसमें जो भोजन होता है, जो भोजन होता है वो भोजन होता है ना, वो भोजन 3 से 4 घंटे रहता है। कितने, 3 से 4 घंटे रहता है। अब अपन आगे इसके बारे में क्या, कौन से भाग में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, उनके द्वारा कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे। पूछा जाता है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए जठरीय ग्रंथियाँ, क्या लिखते हैं, जठरीय ग्रंथि। जठरीय ग्रंथियों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है और अलग अलग पदार्थों का स्त्रावण करती है। तो जठरीय ग्रंथियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में पहली कोशिका है उसको बोलते हैं कलश कोशिका। क्या बोलते हैं, कलश कोशिका। जिसका दूसरा नाम होता है इंग्लिश में उसको बोलते हैं गॉबलेट सेल कोशिका। इनके द्वारा जो पदार्थ स्रावित होता है वो होता है श्लेष्मा, एक चिकना पदार्थ होता है श्लेष्मा। फिर उसके बाद में आता है अम्लजन। अम्लजन, इनका दूसरा नाम होता है, इंपॉर्टेंट कह लेना, ऑक्सेंटिक। क्या है, ऑक्सेंटिक कोशिका। और इनके द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ होता है HCl अम्ल। फिर उसके बाद में पाई जाती है पेप्टिक, या इसको बोल सकते हो जाइमोजन। क्या बोल सकते हो, जाइमोजन। जाइमोजन, जाइमोजन। और जाइमोजन में अपन चर्चा करते हैं जाइमोजन कोशिका इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इनके द्वारा निष्क्रिय एंजाइम स्रावित होता है। क्या होते हैं, निष्क्रिय एंजाइम स्रावित होते हैं। कौन कौन से, वो आपको पढ़ने हैं। तो पेप्सिनोजन, कौन से, पेप्सिनोजन। एक होता है प्रोरेनिन, कौन सा, प्रोरेनिन। ये निष्क्रिय एंजाइम होते हैं। उसके बाद अपन एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं अर्जेंटोफिन। इनके द्वारा एक पदार्थ स्रावित होता है जिसको बोलते हैं सीरोटोनिन।
और इनके द्वारा ये इनका जो कार्य होता है, ये क्या करती है, पाचन की क्रिया का संदमन करती है, पाचन संदमन में सहायक होती है। एक कोशिका और होती है जिसको बोलते हैं जी कोशिका, और जी कोशिका होती है वो गैस्ट्रिन का स्त्रावण करती है। किसका? गैस्ट्रिन का। तो ये सभी पदार्थ मिलकर एक मिश्रण का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं जठर रस। क्या बोलते हैं? जठर रस। इंग्लिश में उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अपन जठर रस क्या होता है, आमाशय में पाचन किस प्रकार होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपको अच्छे से अच्छे वीडियो अवेलेबल करवाते रहेंगे। धन्यवाद।